नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, यही बहस, चर्चा, विषय हर दिन शाम 6 बजे हमारे वरिष्ठ मेहमानों के साथ हम करने की कोशिश करते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक और राजस्थान के संभाग को छूते नजर आए। न सिर्फ उन्होंने बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया, बल्कि साथ ही रैली को संबोधित भी किया। हमला किया कांग्रेस सरकार पर और गुण एक के बाद एक लंबी फहरिस्त नरेंद्र मोदी सरकार की सफलताओं की भी उन्होंने सामने रखी। जेपी नड्डा ने जहां अशोक गहलोत को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप भी बहुत गंभीरता से सामने रखे। ये भूलते हुए कि उनकी पार्टी में एक के बाद एक वरिष्ठ नेता हैं, जो अपने पुत्र मोह में कहीं न कहीं घिरते हर दिन नजर आते हैं। देश के गृह मंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक सभी इसमें शामिल हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं जेपी नड्डा की आज की इस रैली से और कांग्रेस की लगातार बीजेपी के आक्रमण की जो तैयारियां हैं उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में। इसी पर आज अगले 1 घंटे हम हमारे खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ राखी राठौड़ है, बीजेपी की प्रवक्ता है। कांग्रेस से प्रदीप चतुर्वेदी हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अर्चना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुलाब बत्रा जी भरतपुर संभाग से ही आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। शुरुआत में राखी राठौड़ जी आपसे करना चाहती हूँ। भरतपुर लेकर चलते हैं पूरे देश को। देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भरतपुर संभाग राजस्थान के पहुंचते हैं, कितनी बड़ी संख्या में पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है उनका स्वागत करने के लिए। आज की रैली में लगभग कितनी संख्या में लोग पहुंचे, बता सकते हैं आप? देखिए, जिस तरह से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए थे और मुझे लगता है मीना जी इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 9 साल जब कोई सरकार कंप्लीट करे, तो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाए। जब कार्यकर्ता के बीच में नेता जाता है और जाकर के बताता है कि क्या अचीवमेंट्स रहे, तो इससे बेहतर किसी भी सरकार के लिए कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली क्या आपने किया इतने सालों में वो इम्पोर्टेंट है। और जब नड्डा जी स्टेज पर बोल रहे थे, जिस तरह से 2014 के बाद से जिन क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व हम लोगों ने काम किया है, वो जनता के बीच में पेश करना, वो रिपोर्ट कार्ड पेश करना किसी भी स्वच्छ राजनीति के लिए अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसी तरीके से अगर राजनीति की जाए अपनी अपनी लकीर को लंबा करते हुए उस ध्येय के साथ, उस विश्वास के साथ कि हम अपने कामों के साथ में जाएंगे अगले चुनावों में, चाहे वो यहाँ के विधानसभा चुनाव हो या अगली बार अगले साल हम लोग लोकसभा चुनाव में जाएं, इससे बेहतर कोई तरीका और हो नहीं सकता। और मीना जी, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है, भरतपुर संभाग एक ऐसा संभाग जहां पे भारतीय जनता पार्टी को और मेहनत करने की आवश्यकता है और हम उसी ध्येय के साथ चलते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं बहभीत में, संघर्ष पथ में जो मिला यह भी सही वह भी सही। अगर भरतपुर संभाग में हमें कोई समस्या भी है, लेकिन फिर भी लगातार निरंतर काम करने वाली पार्टी है जिसने राजनीति को 24/7 हमेशा लिया है और जिसने हमेशा ये प्रयास किया है कि राजनीति एक ऐसा काम हो जिसमें कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में डिफरेंट है। यहाँ पे परिवारवाद की बात नहीं होती, यहाँ पे काम की राखी बात जी, होती है और मुफ्त राखी और जी, भ्रष्टाचार की बात। राखी जी बड़ा जी अच्छा बोलती हैं आप, बहुत सुंदर शब्दों का आपने इस्तेमाल भी किया, लेकिन मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि पार्टी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे भी मंच पर पहुंची उनके साथ। जी कितनी जी बड़ी जी जी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत अभिवादन किया और उनको सुना और उन्होंने जो जी केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया उनको ग्रहण किया ताकि वो अपने अपने इलाके में जाकर उनको बताएं। संख्या कितनी थी, जी। कौन कौन से जिलों से लोग पहुंचे थे और जो पहुंचने वाले थे वो यहाँ से क्या ग्रहण करके गए? देखिए, भरतपुर जिले के अंदर ये बैठक हम लोगों ने रखी। उस जिले के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, उन लोगों को बुलाया गया था। यहाँ पे लगभग 20,000 की संख्या वहां पर हम लोगों ने इकट्ठी की और जो लोग थे वहां आसपास के हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए इस मामले में भी कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 52,000 बूथ है हमारे पूरे राजस्थान में और हम लोगों ने बूथ लेवल तक काम कर लिया है। 52,000 बूथ तक हमारे बूथ अध्यक्ष, साथ ही पन्ना प्रमुख तक का काम भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान यूनिट ने कंप्लीट कर लिया है। और संगठन का जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है,
आप देखिए कांग्रेस में तो ये स्थिति है कि अभी दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं, कभी कहते हैं शिष्टाचार भेंट है, कभी ये कहते हैं कि जिलाध्यक्ष की अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है। तो इस तरह से संगठन जो कंप्लीट अपना नहीं कर पाए, इनके तो अध्यक्ष को भी मैं एक्सीडेंटल अध्यक्ष कहूंगी, क्योंकि 2020 के अंदर जब मानी सर चले गए थे इनके उस समय के प्रदेश अध्यक्ष, तो अचानक आनंद फानन में उनको बनाया गया, तो एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष कहा जाए तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस तरह की पार्टी का संगठन के रूप में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं हमारे साथ में छूते नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा, एक ऐसे पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं जिसमें अगर यूपी चुनाव था तो अगले दिन ही मुख्यमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरात में थे, अभी कर्नाटक चुनाव की वोटिंग हुई, नेक्स्ट डे वो राजस्थान में थे। हम लगातार काम करने वाले लोगों में से हैं और हमने राजनीति को पार्ट टाइम काम की जगह एक फुल टाइम काम करने का जो प्रयास किया है, जनता की सेवा पूरी दृढ़ निश्चयता से। एक भी आरोप अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के हों तो आप बताइए, लेकिन ऐसी एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने की है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। और मुझे निश्चित विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में इन्हीं ध्येय के साथ में हमारी जो करंट सरकार है यहाँ पे कांग्रेस की, उनकी विफलताओं के साथ में हम लोग जाएंगे इन चुनावों में और निश्चित तौर पर जनता हम पे विश्वास रखेगी। मैंने आपको, राखी जी, 2 बार मैंने आपको भरतपुर ले जाने की कोशिश की, आपकी पार्टी की तथ्यात्मक स्थिति सामने पेश करने की कोशिश की। जनता जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रही है वो इस वक्त आपको सुने तो जाने कि पार्टी का कितना बड़ा जनाधार भरतपुर में देखने को मिला। लेकिन मैंने आपको बताया आपने एक्सीडेंटल, हाँ 20,000 का आंकड़ा आपने बताया मुझे, हाँ, वो मैंने सुना। बिल्कुल बिल्कुल बताया 20,000 का आंकड़ा आपने बताया। एक्सीडेंटल जिस प्रदेश अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने स्वतंत्र हैं ये आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। और जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचता है तो वहां पर साथ में कौन कौन पहुंचे हैं? कल जिस रैली में राजनाथ सिंह पहुंचे थे, वहां पर जिस तरह का मंच पर दृश्य देखने को मिला था, वो आज आप भरतपुर में अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, जनता हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल अभी मैं प्रदीप चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता। और भरतपुर जो पूरा डिवीजन है, वैसे तो हम पूरे प्रदेश के अलग अलग संभागों को हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ताकि एक एक सीट का जो विश्लेषण है या एक एक सीट पर दोनों राजनीतिक दलों की जो तैयारी है और साथ ही तीसरा मोर्चा भी जिस तरह के प्रयास कर रहा है, उसमें ग्राउंड सिचुएशन जनता भी जाने समझे कि पार्टी का क्या वर्जन है और ग्राउंड में स्थिति क्या है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के थे और एक पूरे संभाग में कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश, और पूरे प्रदेश में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आता है तो संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, सिर्फ एक संभाग तक सीमित नहीं रहता है। क्या फीडबैक है आपके पास? आज की रैली को कितना सफल मानती है कांग्रेस? जी, जहां तक राजस्थान में भरतपुर संभाग की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज नड्डा जी की जो रैली भरतपुर संभाग में हुई, नदवई में हुई है, उसका एक विशेष कारण यही है कि राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग में बीजेपी का पत्ता साफ लगभग हुआ है। एक विधायक जीते थे और उन्हें भी ये साध नहीं पाए हैं और वे भी देर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो राजस्थान में भरतपुर संभाग में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ और इन्होंने जिस तरह का व्यवहार इस कार्यकाल के दौरान पूर्वी राजस्थान नहर कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में रहा है, और राजस्थान के जलदाय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने राजनीतिक विद्वेषता कारण इस प्रोजेक्ट को कभी भी अपनी मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं किया, जबकि यह योजना उनकी ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा घोषित की हुई योजना थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस भरतपुर संभाग में पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट के लिए अपने स्तर पर जब केंद्र से मांगा और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही, तो सारा प्रदेश के 25 सांसद और केंद्र सरकार ने विद्वेषतावश इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के प्रति संवेदनशील हैं, प्रदेश की सेवा करने को तत्पर हैं और जन जन को सरकारी सुविधाओं को उपयोग देना चाहते हैं, और भरतपुर में सिंचित और पेयजल की जो समस्या है वह विकराल रूप से है, और वहां पर इस वजह से उद्योग धंधे और
जो कृषि का कार्य है वो पिछड़ा हुआ है। और आज भी राजस्थान भरतपुर संभाग का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश इसीलिए कि वहाँ पानी की वजह से, सिंचित पानी और पेयजल के कारण वहां पर समुचित विकास नहीं हो पाया। तो आप समझिए कि केंद्र सरकार में भरतपुर का, राजस्थान का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भरतपुर में पेयजल की इस योजना के प्रति जिस तरह मोदी सरकार का दुराचार का भाव रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से परियोजना घोषित करने की, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करते रहे, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने अपने अपने वित्तीय संसाधनों से इसमें 10,000 करोड़ रुपए 2 बार देकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया और लगभग आधी योजना ये निर्माणाधीन हो चुकी है। और हमने तय किया है, सरकार तय किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, कि अगर हमको ये सरकार संसाधन नहीं भी देती है तो भी हम इसको अगले 2 वर्षों में इस योजना को पूरी कर भी राजस्थान में भरतपुर संभाग को हम इसको सिंचित सेवा का लाभ देंगे। और इसीलिए मुख्यमंत्री 6 बार इस संभाग का दौरा कर चुके हैं और भरतपुर संभाग में भाजपा एक अपनी आशा देख रही है कि उनकी किसी तरह से वहां पर राजनीतिक उपस्थिति दर्ज हो, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जोर लगा रहे हैं। आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व आला कमान, प्रदेश में कोई नेतृत्व नहीं है, प्रदेश में एक फेस ये अभी तक तैयार नहीं कर सके हैं। अशोक गहलोत के मुकाबले इनके पास कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है, तो सारा केंद्रीय नेतृत्व अशोक गहलोत के मुकाबले महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जो लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, उसके मुकाबले में जिस तरह से सभी नेता राजस्थान के हर संभाग में यात्राएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का जिसमें दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रदेश के लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लोकप्रिय योजनाएं हैं और सरकार को दोहराने की प्रतिबद्धता जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, उसके लिए पूरी कांग्रेस इस प्रदेश स्तर पर प्रतिबद्ध है और आने वाले चुनाव में हम सरकार रिपीट करेंगे। जी, सरकार आप रिपीट करेंगे, वो केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे राजस्थान में अपनी सरकार लाने का प्रयास करेंगे। महेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राखी राठौड़ जी, राखी जी, आपकी पार्टी में विपक्ष बार बार एक सवाल उठा रहा है, जनता के भी जहन में है, बीजेपी का चेहरा कौन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वसुंधरा राजे की मौजूदगी क्या इस बात को इंगित करती है कि वसुंधरा जी राजस्थान में आने वाले दिनों में चेहरे के रूप में सामने आएंगी, पार्टी को लेकर आना पड़ेगा? देखिए, वसुंधरा जी हमारी बहुत सीनियर लीडर है और निश्चित तौर पे राजस्थान में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत सारे नेताओं को तैयार किया। प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि गहलोत जी के फेस के सामने, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगी, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद की बात नहीं होती, जिसमें जो कैपेबिलिटी है उसको पहचान के अगर पार्टी ने आगे बढ़ने का मौका दिया है तो इस तरह के नेता तैयार होते हैं। और मुझे गर्व है कि हमने इस तरह के नेता तैयार कर रखे हैं जो बहुत सारी जगहों पे अपना इम्पैक्ट रखते हैं और जिसका जो उपयोग होगा, जिसका जहां पर पार्टी के लिए एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वहां पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। जिस तरह से आपने पूछा मुझे कि चेहरा कौन सा होगा, तो चेहरे के लिए देखिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहीं से तय होगा कि कौन यहाँ पर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा होगा। अभी तक एज अ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस पार्टी की चल रही है सरकार, उनकी विफलताओं के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई जन कल्याणकारी योजना और अपने संगठन के बूते पर सहारे ही, केंद्र की योजनाओं के सहारे ही आप राज्य में वापसी करना चाहते हैं। चेहरे को तीन चीजें हैं मीना जी, स्पष्टता नहीं है। तीन मुद्दों के साथ जाएंगे हम लोग। जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जल कल्याणकारी योजनाओं के साथ में हमारे संगठन के बूते पर, और जिस तरह से यहाँ की सरकार की विफलताएं रही हैं पिछले 4.5 साल में, जिस तरह से भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई में लगातार राजस्थान ऊपर रहा, इन सब मुद्दों के साथ में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे हमें विजय मिलेगी। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, एक लाइन बोल के खत्म कर दूंगी, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे मीना जी। मुख्यमंत्री जी पहली बार तो राजस्थान को गवर्न कर नहीं रहे, ये तीसरी बार है। और जब वो पहली बार 2 बार मुख्यमंत्री थे तो 2003 में जब इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी चुनावों में गई तो कांग्रेस 56 सीटों पे सिमटी। उसके बाद 2013 में फिर मुख्यमंत्री गए तो 21 सीटों पे सिमटी। तो ये पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं कि इनसे हमें डर लगे। इनके कार्यकाल के बाद किस तरह से औंधे मुंह गिरती है कांग्रेस पार्टी। इन्हीं के विधायक कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में बैठ के जाएंगे, अब की बार विधानसभा में इतने ही विधायक होंगे, इसीलिए बहुत मुगालता नहीं रखें कि अति विश्वास जो है वो आपको ले डूबेगा। प्रदीप जी, जिस तरह से ग्राउंड पे अभी एक्शन हो रहा है, ग्राउंड पे जनता त्रस्त है ना, उसकी बात कीजिए। और मैं मीना जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिन योजनाओं की बात कर रही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का डेटा पूरा लेकर आई हूँ। प्रदीप जी को चैलेंज करती हूँ
कि जो महंगाई राहत कैंप के अंदर आप जो 10 गारंटी कार्ड लेकर आए हैं उनमें एक एक पे चर्चा कीजिए, तब तो मैं समझती हूँ कि डिबेट की सार्थक चर्चा होगी। इस तरह से राजनीतिक बातें करके, इधर उधर की बातें करके जनता को बहलाने के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। ग्राउंड पे चाहते हैं क्या हुआ है? राखी जी, देश में टमाटर 130 रुपए किलो है। बिल्कुल, देखो इन्फ्लेशन लेवल की जो बात कर रहे हैं मीना जी, आप जब भारत की बात करते हैं तो भारत को इंडिविजुअली हम नहीं रख सकते हैं। जब आसपास के देशों के अंदर आप स्थिति देखेंगे तो वहां पर इन्फ्लेशन लेवल हमसे बहुत हाई है, चाहे जर्मनी, यूएस, यूके। आप ये देखिए कोरोना काल के हिंदुस्तान की बात कीजिए, हिंदुस्तान की बात कीजिए, मत जाइए बाहर, भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत। पूछ लेंगे आप चुप हो जाइए। मीना जी पूछ लेंगे, अमेरिका पहुंच जाती है, अमेरिका पहुंच जाती है आप ऐसे मसलों पर। एंकर है यहाँ पर, शांत रहिए। प्रदीप जी प्लीज प्लीज प्लीज, जब हम बात करते हैं, कोई भी बीच में ना बोले, बोले। आप सीनियर है मेरे प्रदीप जी, प्लीज बीच में नहीं बोले। दोनों से निवेदन है मेरा, प्लीज दोनों बीच में ना बोले। मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, मुझे नहीं आदत है इस तरह से बीच में बोलने की। राखी जी, अगर टमाटर के भाव इंटरनेशनल मार्केट तय करेगा या इन्फ्लेशन दूसरे आसपास के देशों में क्या है उससे तय होगा या मौसम से तय होगा, तो फिर सरकारें महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रारूप तैयार नहीं कर सकती। ये तो तय हो गया, ये तो साबित हो गया है। बिल्कुल नहीं मीना जी, आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट सुने बिना अपना इंटरप्रिटेशन दिया। मैंने आपको पहली बात तो ये कही, सिर्फ टमाटर की बात नहीं है। हम जब इन्फ्लेशन लेवल की बात करते हैं तो दो तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, हमारे देश का बाकी देशों के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, कंपैरिजन ही तो होता है। महंगाई का मतलब क्या है कि पहले क्या रेट थी, अभी क्या रेट है, बढ़ गई तो महंगाई है, कम हो गई तो कम हो गई महंगाई। आप रिलेटिव बात करते हैं तो रिलेटिव दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर इंटरनेशनल फैक्टर। इंटरनेशनल फैक्टर क्या कि आसपास के देशों में क्या स्थिति है, इस बात की भी चर्चा हमें करनी जरूरी है। साथ में ये भी चर्चा करनी जरूरी है कि इस बार मौसम कैसा रहा। इस बार जिस तरह से बिपरजॉय आया, उसके बाद जो खराबी हुई, निश्चित तौर पे उससे फर्क पड़ा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट केपेबल है कि इस पूरी प्रॉब्लम को। इस विषय पर आपसे अभी मैं इतनी बात करना चाहूंगी, जो दो जरूरी बात आपने बताई कि टमाटर की रेट मौसम की वजह से और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तय होती है, यानी कि केंद्र सरकार या कोई भी सरकार जो है वो अपने मार्केट की बेसिक बुनियादी चीजें, घरेलू आम आदमी के काम में रोजाना सुबह शाम आने वाली फल सब्जी की कीमत भी सरकार खुद तय नहीं कर सकती है। ये तो आपने बताया, ये तो आपकी बात से तय हुआ। डिपेंडेंट है, नॉट टमाटर की बात नहीं कर रहे। मैंने जब पूरे इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में बात करी है तो हम लोग सभी चीजों को लेके चल रहे हैं। आप देखिए पहले भी ऐसा हुआ था कि ऑयल की कीमतें बहुत बड़ी थी। हमारा देश ही इंटरनेशनल में, हमारा देश भी एक स्टैंड करता है वर्ल्ड में। क्या हमारा देश नहीं है, क्या हम किसी और यूनिवर्स में है? तो रिलेटिव तो बात करनी पड़ेगी मीना जी हमें। फिर चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, महंगाई तो नियंत्रित करना सरकार के हाथ में ही नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई ना राखी जी। एक बात अभी आप पाम ऑयल बढ़ा था, कम हुआ, सरकार ने उसे कंट्रोल किया। जाना चाहूंगी महेश शर्मा जी और गुलाब बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपने और गुलाब जी आपने भी सुना महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन अभी मैं उस विषय पर नहीं आना चाहती, वापस आऊंगी। अभी आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में आते हैं और एक संदेश देते हैं कि कैसे वो अपनी पार्टी की सरकार लाएंगे, तो इस राज्य को क्या कुछ देंगे। गुलाब बत्रा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या संदेश देने में कामयाब हुए राजस्थान की जनता को? में भरतपुर संभाग में लगभग 2 दशक के अंतराल में पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक राजनीतिक सभा के लिए आया है। करीब 19 साल पहले कुशाभाऊ ठाकरे जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भरतपुर में आए थे सभा करने के लिए। और इस बार चूंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भरतपुर संभाग बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले विधानसभा चुनाव में और बीजेपी का कोई खाता यहाँ नहीं खुला। पूरे अगर भरतपुर संभाग की अगर तुलना करें तो 19 सीटें हैं। 19 सीटों में और केवल एक सीट बीजेपी की धौलपुर से चुनी गई थी शोभा रानी, लेकिन वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में। जेपी नड्डा ने एक आज नया इतिहास जरूर रचा संगठन की दृष्टि से। उन्होंने यहाँ भरतपुर पहुंचकर और बीजेपी का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया। इधर पूर्वी राजस्थान, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ साथ बाड़मेर के जो बीजेपी का कार्यालय है उसका शिलान्यास किया। यानी संगठन की दृष्टि से अगर सोचें तो बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने का संगठन की दृष्टि से
लेकिन दूसरा जो सवाल है, आज तो उन्होंने संदेश दिया और जिस चीज को वो बार बार महंगाई और इन मुद्दों को और अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं बीजेपी की, अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और आगे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो जो महंगाई वाली बात है, जो कि आम पब्लिक जो है जिससे जुड़ाव होता है, उसको क्या चीज सस्ती मिल रही है, क्या वो मुद्दा। लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक चीज है कि जो चुनाव में इस बार जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा आमना सामना रहता है इस संभाग में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखने की बात है कि बीएसपी पूर्वी राजस्थान में उसका एक बहुत बड़ा जनाधार रहा है। और पिछले अगर 20 साल का हम इतिहास देखें तो बीएसपी ने पूर्वी राजस्थान से जो सीटें ली हैं, पिछली बार 6 एमएलए पूर्वी राजस्थान से बीएसपी के हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया। उससे पिछले अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में भी बीएसपी के 6 एमएलए और कांग्रेस का समर्थन देने के लिए राजी हुए। तो त्रिकोणात्मक जो स्थिति बनती है राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की भरतपुर संभाग की, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर, ये 4 जिले जो हैं पूर्वी संभाग के राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। और लेकिन अगर आजादी के बाद से अपन देखें तो भरतपुर संभाग की ये स्थिति रही है, विशेषकर भरतपुर जिले की। जिस समय जयपुर में जिस दल की सरकार होती है, भरतपुर में हमेशा विपक्षी दल के विधायकों की मात्रा अधिक रहती है। लेकिन पिछले वसुंधरा के कार्यकाल में जरूर ऐसा रहा कि भाजपा से भी और अधिक संख्या में विधायक चुनकर आए थे जी। और इस बार चूंकि वसुंधरा ने ही भरतपुर संभाग का अपने सेकंड कार्यकाल में शुभारंभ किया था, इसलिए उनका भरतपुर में नगर निगम बनाने का श्रेय भी वसुंधरा जी को जाता है। लेकिन अभी अगला जो विधानसभा चुनाव में, उसमें उनका चेहरा बीजेपी आगे रख करके चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी भी संशय है, बरकरार है। लेकिन ये जरूर है कि उनको कोई ना कोई एक प्रमुख स्थान मिलेगा, जिससे कि पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में उनका दखल रहे, चुनाव प्रचार की बागडोर उनके हाथ में रहे। ये भी 1-2 दिन में मेरे ख्याल में निर्णय होने वाला है। लेकिन पिछले राजस्थान का अगर हम इतिहास देखें, पिछले और 6 महीनों में प्रधानमंत्री ने 5 से 6 बार राजस्थान का दौरा किया है भरतपुर संभाग में, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। इस बार आज जेपी नड्डा आए हैं। तो संगठन की दृष्टि से बीजेपी इस पर जोर दे रही है। लेकिन अशोक गहलोत की अगर दृष्टि से हम देखें तो अशोक गहलोत ने पहली बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अशोक गहलोत के जो 2 कार्यकाल रहे हैं, उसके बाद जब भी चुनाव हुआ है कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटी है। इसलिए पहली बार उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से अशोक गहलोत ने रिपीट सरकार, ये पहली बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उसके साथ साथ जो लोक लुभावन घोषणाओं का एक अंबार लगा दिया है। तो इससे बीजेपी जरूर बैकफुट पर आ चुकी है। तो आगे मोदी का चेहरा कितना कमाल दिखाएगा जादूगर अशोक गहलोत की, उसमें ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। जी, बहुत ही तथ्यात्मक रूप से आपने इस पूरे संभाग की जो तस्वीर पेश की है गुलाब बत्रा जी। उसके बाद सवाल ये उठता है महेश शर्मा जी की, एक तरफ पार्टी बीजेपी अपने संगठन के सबसे बड़े चेहरे यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरतपुर संभाग में भेजकर कहीं ना कहीं ये संदेश साफ दे रही है कि आज जो हम जीरो पर खड़े हैं, वहां संगठन को कैसे मजबूत करें और मजबूत संगठन के साथ हम कैसे अपनी सीट को बढ़ाएं। साथ ही वसुंधरा राजे की वहां पर मौजूदगी, कल जब राजनाथ सिंह आए थे तब वहां पर वसुंधरा राजे नहीं थी, लेकिन आज अमित जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनके साथ जिस तरह से वसुंधरा राजे की मौजूदगी और जिस तरह बत्रा जी ने बताया कि वसुंधरा राजे ने अपने शासनकाल में भरतपुर को जो कुछ देने का प्रयास किया, उसकी वजह से उनका वहां से भावनात्मक जुड़ाव, जनता का उनके प्रति समर्पण, इन सब बातों के बीच भी अगर बीजेपी अपना चेहरा तय नहीं कर पा रही है तो महेश शर्मा जी कितना नुकसान आप देखते हैं इस चुनाव में बीजेपी को, जैसे जैसे हर दिन आगे बढ़ रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है राजस्थान में क्षेत्रीय नेताओं का, तो अगर कांग्रेस में अशोक गहलोत को अगर माइनस कर दिया जाए और बीजेपी में वसुंधरा राजे को माइनस कर दिया जाए,
तो ऐसी सूरत में तो ये मान के चलिएगा फिर तो उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि कोई भी संगठन हो उसमें क्षेत्रीय नेतृत्व का अगर उभरने का मौका नहीं मिलता है तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि वहां फिर पार्टी अपने पांव नहीं पसार सकती या मजबूत नहीं कर सकती। अब वो जितने जैसा अभी पूरा अगर कार्यकाल देखा जाए इस बार का जो 5 साल का जो अगर ये देखे पीछे से जाके, तो भाजपा अपना चेहरा पूरी तरह से यहाँ क्षेत्रीय नेतृत्व वाला उभार नहीं पाई है। बदलाव जरूर किए हैं, उसमें मतलब क्या था, नए चेहरे लाने की कोशिश की है, लेकिन वो कितने प्रभावशाली है। अब रहा सवाल कि जो आप पूर्वी राजस्थान की जो 19 सीटें हैं उनकी क्या अभी तक का लेखा जोखा रहा, तो जो बत्रा जी ने जो बताया कि हमेशा मतलब क्या कहते हैं सत्ता विरोधी मतलब क्या कहते हैं लोग बाग जीतते रहे। भाजपा को अगर फोकस करना है तो इस चीज पे भी फोकस करना है कि हम ये कैसे चुनाव इन सीटों पे जीत सकते हैं। और ये क्या कारण रहा है पिछली 2 बार में टर्म में कि बसपा के जो प्रत्याशी चुने जाते हैं वो कांग्रेस में क्यों शामिल हो जाते हैं। तो या तो मतलब क्या कहते हैं ये धारणा को इस बदलने की जरूरत है, और दूसरा ये है कि अभी आपकी पैठ जो है वो जो बनाने का, तो इसकी जिम्मेदारी अगर वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे नहीं लाया गया तो ये राजस्थान में काफी एक दिक्कत आ सकती है भाजपा को, क्योंकि ये राजस्थान के जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक हैं। वो इस मामले में देखते हैं कि केंद्र सरकार में कोई भी हमारा ऐसा व्यक्तित्व चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजस्थान में तो वही व्यक्तित्व होना चाहिए जो यहाँ पे पूरा अपने मतदाताओं पर उसका पूरा प्रभाव रही है और वो दूसरे लोगों को भी जिताने की क्षमता लेकर के आए। लेकिन अगर जो अभी तक जो चेहरे जो नजर आए भाजपा में वो ऐसे चेहरे हैं कि वो स्वयं अपने बूते अपने ही क्षेत्र में चुन के आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। मैं इस मामले में किसी वो उससे नहीं बात किसी पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो भाजपा में वसुंधरा राजे को आपने अगर प्रमुख स्थान नहीं दिया तो ये निश्चित मान के चलिए कि वो भाजपा के लिए वापस सत्ता में या राजस्थान की जो परंपरा रही है एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो वो उस वक्त में पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दूसरा कारण है कांग्रेस यहाँ मजबूती से आगे बढ़ रही है और यहाँ की जो क्षेत्रीय जो समस्या है खासकर पीने के पानी को जो पूर्वी नहर परियोजना को लेकर के जिस तरह से वो बड़ा इस मुद्दे को बनाए हुए हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बढ़त पहले से मिली हुई है उन्हें। और जो जितनी घोषणाएं की गई है राज्य सरकार ने अभी बजट में, और जिस तरह की महंगाई राहत कहें या और दूसरी भी जो घोषणाएं हुई है और इस संभाग के लिए जितने भी जो घोषणाएं लाभ देने वाली जो योजनाएं लागू की गई, तो उससे निश्चित रूप से है कि कांग्रेस अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। और वो उसका एक टारगेट ये भी है कि वो जितने भी तीसरे दल के रूप में जो भी प्रत्याशी जो जीत के आ रहे हैं उनको उभरने नहीं दे, ये भी एक रणनीति पे काम कर रही है। वो आने वाले समय चुनाव में रणनीति पे तय हो ही जाएगा। चेहरों पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से चेहरे आएंगे जो इस संभाग में किसी भी दल को मतलब प्रभुत्व में ला सके। एक परिवार को चलाने के लिए भी एक मुखिया होता है, एक समाज को चलाने के लिए भी एक मुखिया होता है, एक जिले को चलाने के लिए भी एक मुखिया होता है, फिर एक प्रदेश को चलाने के लिए और प्रदेश के संगठन को चलाने के लिए एक मुखिया का नाम क्यों नहीं तय कर पा रही पार्टी। संगठन का निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है पार्टी, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानती है, राजस्थान की जनता जानती है कि सीपी जोशी राजस्थान के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कद अभी इतना बड़ा नहीं कि वो पूरे प्रदेश की हर सीट पर प्रभाव डाल सके। ये मादा आज राजस्थान में अगर किसी में है तो वो वसुंधरा राजे में है। अगर ये राजनीतिक विश्लेषक समझ सकते हैं तो राखी राठौड़ जी, बीजेपी क्या इसे महसूस नहीं कर पा रही? क्या चिंतन नहीं होता पार्टी के भीतर? क्या वजह है कि वसुंधरा राजे के आगे लाने में
पार्टी को और बड़े नेताओं को इतनी मुश्किल आ रही है? देखिए मीना जी, मुझे तो आपका सवाल ही ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो डिसाइड करेंगे। मैंने बताया पहले भी, पार्लियामेंट्री सवाल बोर्ड है। पूछना अगर मेरा अधिकार है सबसे राखी ज्यादा जी, चिंता और अगर सवाल है, पूछना हाँ, मेरा लेकिन अधिकार है राखी जी, सवाल उसका पूछना फिक्स मेरा जवाब अधिकार देना है। होगा। आपको अच्छा मुझे लगता है लगना और आपने नहीं किसी लगना, और आपको नहीं अच्छा नहीं लगना और नहीं लगना आपके आपके जवाब नहीं देने पर निर्भर करता है। इसलिए मेरे सवाल नहीं में नहीं अच्छाई बुराई मत ढूंढिए, जवाब दे सकते मीना हैं कि जी, नहीं दे सकते ये तय करिए। मीना जी, ये सवाल आपने बहुत सारे बीजेपी के पैनलिस्ट से पूछा होगा और जवाब फिर से वही होगा। इसीलिए मुझे हंसी आई कि वही सेम सवाल अगर बार बार पूछा जाएगा तो जवाब चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने मुझे तो लगता है पहली कि बार इस तरह के पूछा, सवाल, मैंने हाँ, तो तो आज जवाब पहली फिर बार से पूछा। मैं जवाब दे चुकी हूँ। इसका पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर काम को बहुत तन्मयता से 100% अपना देते हुए, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे नगर निगम का भी इलेक्शन होगा, तो हम उस तरह से जील के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग। तो इसीलिए जब ये बात महेश जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये आप सवाल पूछने की, क्या पार्टी नहीं सोच रही है? तो ऑब्वियसली सोच रही है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चाएं हैं, लेकिन जितनी मेरी एक सीमाएं हैं उसी हिसाब से मैं जवाब दे सकती हूँ, और वो जवाब यही है कि जो बोर्ड डिसाइड करेगा। हमारे यहाँ पे एक परिवार तो है नहीं कि उस परिवार के पीछे पीछे जाकर के जो वो कह दे, चाहे वो कुछ भी नहीं हो, लेकिन उनकी टाइम, उनकी मीटिंग इंपॉर्टेंट हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बड़े नेता हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि राजस्थान के अंदर हम लोग किस तरह से जाएंगे। अभी तक जो पार्टी ने तय किया है वो 3 बातें मैंने आपको बता दी कि इन 3 मुद्दों के वो साथ में हमने हम लोग सुनी, राजस्थान में वो लड़ेंगे हमने चुनाव। सुनी, और वो हमने वो सुनी जवाब मेरा राखी फिर जी। से वही है, वही जवाब है मीना जी, दोबारा फिर एक से ही वही बात को जवाब। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है राखी जी। और इसीलिए मुझे हंसी आई थी कि फिर से आपकी वही बात। सीमाओं का हम सम्मान करते हैं, आपकी सीमाओं का हम सम्मान करते हैं, हर किसी की सीमा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जी सवाल प्रदेश की जनता के जहन में है, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चिंतन का विषय है, तो पार्टी को मंथन करके अपने प्रवक्ताओं को कम से कम इतना तैयार जरूर करना चाहिए कि जब कोई उनसे पूछे तो वो एक सही जवाब दे सके, बजाय इसके वो ये कहे जी कि आपका सवाल सही नहीं है। बहरहाल बात नहीं, वो ये है वापस कि रिपीटेड सवाल था। मेरा कहने का मतलब था कि गुलाब बत्रा जी, बीजेपी गुलाब चिंता बत्रा नहीं जी, कर रही है, ये क्या सवाल हो सकता है ठीक मैम? है राखी जी, ठीक है राखी जी, गुलाब बत्रा जी, अगर अगर इस प्रदेश में बीजेपी को अपने चेहरे को सामने लाने में कहीं कोई परेशानी है, वो परेशानी पार्टी के भीतर अलग अलग मंचों पर सामने भी आती है। कल राजनाथ सिंह जी की सभा में जो कुछ हुआ उससे पार्टी शर्मसार ही नहीं हुई, लज्जित भी हुई कि पार्टी में एक वसुंधरा राजे का समर्थक मंच पर बोलने आया तो गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक ने आगे से माइक ही हटा दिया। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति किसी भी पार्टी, और वो भी राष्ट्रीय पार्टी का, देश का रक्षा मंत्री जब मंच पर मौजूद हो तब पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा करें। अगर कोई दूसरे गुट का व्यक्ति बोलने आ गया है तो कम से कम उसका सम्मान करते हुए जो भी स्थिति उस समय बनी है उसे कैसे हैंडल करना है, आपने माइक ही हटा दिया वहां से। और उसके बाद आप जिस तरह की स्थितियों पूरे देश में हास्य का पात्र बने। गुलाब पत्रा जी, सवाल ये है कि बीजेपी जो इस नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है, क्या पार्टी के भीतर राष्ट्रीय नेतृत्व के पास सही फीडबैक नहीं जा पा रहा है, या फिर अंदरूनी कलह से पार्टी, या फिर व्यक्तिगत हित कि कभी किसी जमाने में वसुंधरा राजे ने मोदी शाह को उस तरह से, अगर हम कहें कि राजनीतिक महत्व नहीं दिया जितनी उनकी आकांक्षा थी, तो आज वो राजनीतिक महत्व वसुंधरा राजे को उतना नहीं मिल रहा जितना कि वो डिजर्व करती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरा ये कहना कि हमें राजस्थान की राजनीति में और भैरव सिंह जी की बात जो बीजेपी है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपको ध्यान हो तो बीजेपी, जो भैरव सिंह मुख्यमंत्री थे, लगातार 2 चुनाव वो जीते। उसके बाद जो एक परिवर्तन का एक दौर शुरू हुआ, अशोक गहलोत पहली बार एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे थे। लेकिन सत्ता के आखिरी चरण में, और जब सरकार जो है आरोपों से घिरती गई, उसके बाद भैरव सिंह जी ने अपनी जगह वसुंधरा राजे को, जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी थी, उनको राजस्थान की राजनीति में उतारा। और वसुंधरा राजे ने और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो राजस्थान को नापा पूरे देश में, पूरे राज्य में, उसमें एक जो सबसे बड़ा कारण था कि अगर इसको एक ट्रायंगुलर के रूप में रखें, एक त्रिभुज के रूप में रखें, तो एक कॉर्नर उसका वसुंधरा राजे, उसका अपना एक जनाधार, अपना एक संगठन, दूसरा कोना
बीजेपी संगठन और तीसरा बीजेपी का मातृ संगठन आरएसएस, जो ये तीनों का त्रिभुज है। इनमें दुर्भाग्य ये रहा कि वसुंधरा जी का जो व्यक्तित्व था, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरे राजस्थान में और जिस तरह से जनता को अपने साथ जोड़ा, एक अपना एक अलग से उसको गुट कह सकते हैं या अपना एक जनाधार विकसित किया, उसकी तुलना में बीजेपी संगठन और उसका मातृ संगठन आरएसएस वो लगभग बौना हो गया था। तो उसी का कारण रहा कि इसमें जो एक खटास और दूरी जो बढ़ती गई, उस दूरी को पाटने के कोई प्रयास हुए नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सही है कि वसुंधरा राजे ने अपने बलबूते पर पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी को राजस्थान में सत्तारूढ़ किया। लेकिन उसके बाद हर बार हर 5 साल का जो बदलाव का एक दौर चला, वो अभी तक चला जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सही है कि वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल में उनके हाईकमान से जो रिश्ते थे, वो इतने जो सुविधाजनक होने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं खटास आई। उस खटास के कारण ये अभी तक रहा है कि अब उसके सामने, जैसे आपने कहा कि वो हाईकमान के सामने बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि वसुंधरा को किस तरह से हम अपना जीती हुई मक्खी को है निकले, ये एक सवाल है सबसे बड़ा भाजपा हाईकमान के सामने। और उसकी तुलना में अगर देखें तो वसुंधरा जी ने पिछले दिनों जो अपनी लाइन ली है, उन्हें हिंदुत्व की और जो संघ के प्रति जो उनके बीच में खटास की स्थिति बनी थी, उसको धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की है कि हिंदुत्व के कार्ड खेलने के लिए भी वसुंधरा ने प्रयास किया। इसी तरह के बयान भी दिए। कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह से मेरा पैचअप हो और हाईकमान ये उदारता दिखाए। लेकिन ये बात सही है कि जैसे महेश जी ने भी कहा कि राजस्थान की राजनीति में जैसे अशोक गहलोत, और ये मान सकते हैं कि वो गॉड फादर बन चुके हैं राजस्थान। अशोक गहलोत राजस्थान की नहीं बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत उनका एक कद इतना ऊंचा हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को उन्होंने अपने तरीके से ठुकरा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी में भी वसुंधरा राजे का कोई और तोड़ नहीं है, उसके आशंका कोई और नेता है नहीं। अब उसी स्थिति में यह है कि पार्टी हाईकमान को कोई ना कोई उनको चाहे मजबूर होकर के किसी तरह से, अगर क्योंकि जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो उसमें मोदी एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जब स्टेट के चुनाव होते हैं मतदाताओं के सामने उसका एक दृष्टिकोण बदल जाता है। उसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाएगा वसुंधरा राजे को उनका जो एक व्यक्तित्व है उसके आधार पर कोई ना कोई जिम्मेदारी देनी पड़ी। अब चेहरा के रूप में देते हैं या किसी रूप में भागदौड़ देते हैं, ये देखने की बात है। जब आपके सामने गुलाब बत्रा जी, जब आपके सामने लक्ष्य एक राज्य को जीतना है, तो वहां पर मजबूरी किसी के प्रति आपकी चाहत व्यक्तिगत है या नहीं है, ये उतनी अहम नहीं रह जाती है, ये उतनी प्रभावी भी नहीं रहती है, ये उतना सबसे ऊपर तय करने वाला विषय भी नहीं रहता है कि वो आपकी इच्छा का व्यक्ति है या नहीं है। अगर आपको उस राज्य को जीतना है, तो अगर बीजेपी और मोदी और शाह दोनों राजनीतिक रूप से और चुनावी मैनेजमेंट में इतने माहिर हैं कि ऐसा नहीं है उन्हें इस बात की इल्म हो कि राजस्थान में चुनाव वसुंधरा राजे के आने से ही जीत सकते हैं, तो वो ऐसा फैसला नहीं लेंगे। वो दोनों बहुत राजनीतिक रूप से तो चतुर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टमाटर के भाव भले ही इंटरनेशनल मार्केट और वेदर से तय कर पा रहे हो, लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। गुलाब बत्रा जी ने जो बात की है और जो आज पूरे राज्य में चर्चा का विषय है, चाहे जेपी नड्डा आते हों, चाहे राजनाथ सिंह आते हों, राजस्थान बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसमें किसी एक व्यक्ति के चेहरे के तय नहीं हो पाने की वजह से, और कांग्रेस में जो लीडरशिप आपकी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एकदम तय है। सचिन पायलट के मुद्दे पर भी अशोक गहलोत बड़ा मन दिखाकर ये कह चुके हैं कि हम साथ हैं, 4 घंटे बैठ चुके हैं और जल्दी ही सचिन पायलट की भूमिका भी तय हो जाएगी। तो कांग्रेस में जो पिछले 4 साल लगातार परेशानी रही, उसका भी समाधान चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जल्दी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो बीजेपी में ये जो नेतृत्व की जंग चल रही है, इसका आपकी पार्टी के भीतर कितना फायदा पार्टी में महसूस होता है? आपकी जब रणनीति बनती है तो उसमें इसका कितना प्लस आप देखते हैं? मीना जी देखिए, इस देश की राजनीति पिछले 15 सालों में सूचना तंत्र के विकसित होने के आधार पर बहुत विकसित हुई है और मतदाता और सरकारों के बीच में सूचनाओं का जो आदान प्रदान है बहुत फ्रीक्वेंट और स्वतंत्र रूप से हो रहा है। इसलिए अब सारी चीजें, सरकार का काम और लोगों के जनमानस का सोच एक दूसरे को परस्पर संप्रेषित होता रहता है। इसलिए
समाचारों की बात, सूचना की बात आप जन जन पहुंचती है। राजस्थान के संदर्भ में एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि राजस्थान के संदर्भ में इस बार सरकार ने जिस बार जो विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग में जो मैंडेट कांग्रेस सरकार को मिला, तो उसके हिसाब से अपनी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से क्षेत्र का जो उसका समुचित योगदान है, राजनीतिक योगदान है, उसके अनुरूप उनको वो अपनी सेवाएं देने को तत्पर रहते हैं। इसी का प्रमाण है कि भरतपुर में 19 विधानसभा सीटों के मिल जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर संभाग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है और इसी वजह से उनके 6 दौरे भरतपुर संभाग में हुए हैं। क्योंकि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अगर 100% है तो उनकी पॉलिटिकल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर संभाग में ढांचागत विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने लगभग अन्य संभागों के बराबर इस बार संसाधन दिए हैं। लेकिन बेरोजगारी के मामले को लेकर हम बात करें तो चूंकि वहां खेती मुख्य व्यवसाय है, तो खेती के व्यवसाय के समृद्ध न होने के कारण वहां कृषि संबंधी रोजगार और रोजगारों की कमी है। इसलिए ईआरसीपी को लेकर जो स्टैंड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है कि भरतपुर संभाग में अगर 13 जिलों को पानी के सिंचित पेय और कृषि प्रदीप जी, मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया या मुख्यमंत्री जो दौरे कर रहे हैं वो तो उनका काम है। आप उनको यहाँ पर गिनाकर जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? जनता को पता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए की है। जन कल्याण योजनाएं जनता के लिए की है तो जाहिर है फायदा जनता को मिल रहा है, तो बताने की भी जरूरत नहीं है जनता को। सवाल ये भी है चतुर्वेदी जी कि टमाटर के दाम राजस्थान में भी 130 हैं और महंगाई राहत कैंप यहाँ पर भी चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को भी कोई बताता नहीं है कि आपके महंगाई राहत कैंप हमें सब्जी मंडी में टमाटर वाला शर्मसार कर देता है। मीना जी, राष्ट्रीय मुद्दा है पूरे देश में टमाटर की बात। अब मुझे बताइए कि जब पूरे देश में सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जब देश में 15 दिन पहले इस तूफान की जब सूचना आ गई थी तो सरकार ने इसके प्रबंध राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं किए? आज सूचना मौसम विभाग का जो सूचना तंत्र है वो आपको 15 से 20 दिन पहले सूचनाएं देता है कि देश में ये आपदा आने वाली है, ये तूफान आने वाला है। तो देश की केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन क्यों नहीं किए, उसकी तैयारी क्यों नहीं की? जब आपने बाढ़ से बचाने के लिए, तूफान से बचाने के लिए तैयारियां की, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है। केंद्र सरकार तो विफल है पूरी तरह से, यही अशोक गहलोत हर जगह कह रहे हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है ये कहना। मैं तो ये पूछ रही हूँ राजस्थान की जनता, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री के महंगाई राहत कैंप में भी टमाटर सस्ता नहीं ले सकती? जब राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर पर ये महंगाई है तो उसको नियंत्रित करने का समय चाहिए। जिस तरह की बात हुई है राष्ट्रीय स्तर की आपदा में तो केंद्र सरकार की पहली भूमिका होती है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऐसी घटनाओं का समुचित हल निकाल सकते हैं, समुचित हल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी है। मीना जी, नहीं, सुनिए, राष्ट्रीय आपदा में मीना जी सुनिए, राष्ट्रीय आपदा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा, ये दोनों की जिम्मेदारी है। जब तक करेंगे तब तक तो महीना भर निकल चुका होगा, निकलने का समय लगेगा। राष्ट्रीय आपदा से निपटने में समय लगता है और उसके लिए मिलजुल कर प्रयास करने होते हैं, लेकिन सवाल है केंद्र सरकार ऐसी आपदा में राज्य सरकारों को सहयोग क्यों नहीं करती है? तैयार की जाती है कि आपदा कोई आए तो उससे पहले राज्य अपने स्तर पर कैसे तैयारी करे, केंद्र अपने स्तर पर कैसे तैयारी करे। तो यहाँ तो आप लोग पूरी तरह एक्सपोज हो गए, दोनों लोग, बीजेपी और कांग्रेस। आप बोल रहे हैं केंद्र की वजह से नहीं हो पा रहे और केंद्र वाले बोल रहे हैं मौसम और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की वजह से नहीं हो पा रहे। तो एक टमाटर की रेट इस देश, टमाटर का भाव पूरे देश में 130 रुपए है, प्रधानमंत्री और सरकारें का भाव पूरे देश में 130 रुपए है। ये राजस्थान का मुद्दा नहीं है, राजस्थान का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश में टमाटर 130 रुपए किलो बिक रहा है। इसलिए राष्ट्रीय आपदा की बात कीजिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ प्रदीप जी कि मुख्यमंत्री राहत कैंप लगा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, कोई उनको फीडबैक नहीं देता कि आपके प्रदेश में 130 रुपए टमाटर, आप महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मीना जी, आप कमाल कर रही हैं, प्रदेश सरकार का जो एजेंडा है जिसमें महंगाई शिविर में उनका जो योजना कार्यक्रम है उस पर सरकार काम कर रही है और उसकी लोकप्रियता के चलते
भाजपा परेशान हो रही है। और आपका ये कहना कि महंगाई राहत शिविर में टमाटर का इंतजाम किया जाए, मैं समझता हूँ ये हास्य की बात आप कर रही हैं, ये उचित बात नहीं है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसलिए ऐसी आपदा राष्ट्रीय स्तर पर है और पूरे देश में टमाटर का भाव 130 रुपए किलो है, लेकिन एक छोटा सा टमाटर का रेट नियंत्रित नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा विरोधाभास आप दोनों राजनीतिक दलों के लिए और देश राष्ट्रीय स्तर पर मसला है, ये मसला है, ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है। मीना जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है तो राष्ट्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं, वो देख लेंगे क्या करना है प्रदेश में। इस बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, इस बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। पन्ना प्रमुख की बात हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं की बात हो रही है। टमाटर का मुद्दा तो आज नड्डा जी ने नहीं उठाया, टमाटर का मुद्दा नड्डा जी ने नहीं उठाया, राष्ट्रीय मुद्दा कोई बात नहीं कर रहे हैं। नड्डा जी ने तो ये मुद्दा आपने उठाया तो इसकी बात तो करनी होगी ना। आप प्रदेश सरकार कर रही है जबकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर है। नड्डा जी तो कह चुके हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और मौसम हम क्या करें, वो तो बेचारगी उनके सामने आ गई। हाथ खड़े करने से जवाबदेही दूर नहीं होती है, जनता ये समझना चाहती है जवाबदेही दूर नहीं होती है। ना तो राज्य सरकार कुछ कर सकती, ना केंद्र सरकार कुछ कर सकती, तो फिर उनको किस रास्ते पे जाना है? फिर तो बीजेपी कहेगी कि आप हमें राज्य में भी लाइए ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े तो हम शायद ज्यादा अच्छा मणिपुर में भेजा है ना, मणिपुर में दोनों राज्य सरकारें इन्हीं की है ना, केंद्र सरकार। वहां क्या हो रहा है, 50 दिन से ये झांकते नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है ना मणिपुर में, उसका जवाब दिलवाइए इनसे। अच्छा प्रदीप जी छोड़िए, आपने तो मैंने जो आपको सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी जो नेतृत्व से जूझ रही है बीजेपी, उसका आपकी पार्टी को कितना फायदा नजर आता है, कितनी चर्चा होती है, ये बताइए। देखिए मीना जी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संयोजन में चुनाव लड़ेगी। उसके साथ सुनिए नहीं, आप धारा प्रवाह की बात करने दीजिए। तो फिर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रिय योजनाओं के चलते राजस्थान में हमारी सरकार को कोई चुनौती नहीं है और प्रधानमंत्री के नाम पर इन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री के प्रति प्रदेश के लोग ना तो संपर्क कर सकते हैं, ना उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो एक तरह संदेश है, वो संदेश दे सकते हैं, वो ले नहीं सकते। और आज जो अकाउंटेबिलिटी है पॉलिटिक्स में, उसमें मतदाता चाहता है कि जो उसका कर्णहार है, जो उसका शासन करता है, वो उसकी पहुंच में रहे, उससे अपनी बात कह सके, संकट में अपनी बात, उसका हाथ पकड़ के बात कह सके। इसलिए लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट नहीं देकर जो सहज नेतृत्व उनके पास मौजूद है उसको प्राथमिकता देते हैं। और इसीलिए अशोक गहलोत सहज प्रदेशवासियों को उपलब्ध, उनके निर्देशन में चुनाव होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे और हम अगली बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, ये तो दावा करने का अधिकार अभी सबके पास सुरक्षित है जब तक चुनाव नहीं हो जाते और नतीजे नहीं आ जाते। बहरहाल अभी आप जिस संभाग की चर्चा हो रही है वहां मजबूती से बने हुए हैं, लेकिन उस मजबूती को पलटने की कोशिश ही बीजेपी कर रही है। इसीलिए जेपी नड्डा आए। राखी जी, जेपी नड्डा जब ये कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तब वो भूल जाते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे, अमित शाह के बेटे, वसुंधरा राजे के बेटे और एक लंबी फहरिस्त है 50 परिवार बीजेपी के। अब प्रदीप जी, आप राखी जी को बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलिएगा। देखिए मीना जी, जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो हम उस परिवारवाद की बात करते हैं जिसमें बच्चा जो है, जो उनके घर के जो परिवार के सदस्य हैं, वो केपेबल है कि नहीं, इस बात की बात होनी चाहिए। आज जब हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी किस तरह की अभी तक भी एक बहुत बच्चे वाली जो इमेज है पूरे देश के अंदर, जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरह का उनका मैच्योरनेस है जिस लेवल पर, उसको अगर देखें तो ऐसे लोग जो केपेबल नहीं हो उनको अगर आगे लाने का काम किया जाता है तो उसको प्योर तरीके से परिवारवाद कहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी, किसी परिवार में अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि केपेबल है, जिसको जनता एक्सेप्ट करती है, तो वो हर तरह के क्षेत्र को चुनने के लिए स्वतंत्रता है। अगर मैं मानूं किसी परिवार के अंदर अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको पार्टी आगे लाने का काम करेगी। लेकिन अगर कैपेबिलिटी नहीं है और बिना बात उसे घसीटा जाए, उसे धक्का दिया जाए और फिर भी पार्टी के लोग जो हैं उसी को सब कुछ सर्वे सर्वा मान के काम करते रहे, तो उसे परिवारवाद ना कहें तो और क्या होगा। आज किसी भी पद पे ना होने के बाद भी आला कमान, आप देखिए खड़गे साहब परिवारवाद की बात है, आप बोलते हैं, पूछना चाहती हूँ
आप राखी जी, आपका जवाब की धारणा है वैसे आप बीच में बोलते हैं। परिवारवाद की मैंने इस परिभाषा को आप मानती हैं क्या? आप बीच में नहीं बोले, परिवारवाद की भाषा को आप मानती, इसको मान्यता देती हैं क्या? इसका क्या स्पष्टीकरण है परिवार का? प्रदीप जी आप मुझे परिवार का स्पष्टीकरण उचित है क्या? परिवार का स्पष्टीकरण उचित है क्या? ये किस तरह की बात कर रही पूछा है? जाए तब बोलिएगा ना मीना जी, ये परिवारवाद की व्याख्या मीना जी ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ बाहर, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मीना जी गलत बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, परिवारवाद की व्याख्या करने का इस ये माँ जो को कैसा बदतमीजी उचित और मानती दादागिरी है? है इसका जवाब देगी जनता। नहीं, दादागिरी नहीं, बदतमीजी आप नहीं करेंगी। बदतमीजी आप नहीं करेंगी। दादागिरी जो है ना इसका आप जनता खुद जवाब को देगी। ये जो आप घमंड नहीं, से इस तरह अपना नहीं सर चलेगा ऊंचा ये। कर रहे हैं, इस बदतमीजी तरह कर बहस रहे हैं नहीं ना, होगी। इसका जवाब जनता देगी। बदतमीजी की बात आप नहीं करेंगी, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, अरे शर्म किसको आनी चाहिए, जनता देख रही है। मतलब टीम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों का ऑडियो कम कर दीजिए। देखो, अब आप आप तो दोनों बच्चे को को जनता नहीं सुन रही कहती है, हैं। आप दोनों ये को जनता परिवारवाद नहीं की सुन रही है। प्रदीप मीना जी सब बहुत लोग अच्छी बात है, मीना जी सुनिए मेरी बात, बहुत आप अच्छी दोनों बात पहले है। मेरी बात को सुनिए, आप दोनों पहले मेरी बात को सुनिए। जिसको बोलने को कहा जाए वही बोलेगा। हमारे कार्यक्रम में एक गरिमा का, सम्मान का ध्यान रखा जाता है हमारे पैनलिस्ट का। इसलिए जब राखी जी बोल रही तो प्रदीप जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और हम सबसे ये, आपको जब बोलने का मौका मिला तो राखी जी बीच में नहीं बोल रही थी। आप भी इस बात का ध्यान रखें, उन्हें सुनिए पहले उनकी पूरी बात को, उसके बाद आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आपके पास वापस आएंगे। जी राखी जी बोलिए, और जल्दी राखी जी, समय कम है। जी, मैं इसी बात के बारे में बात करी। और जिस तरह का परिवारवाद मशहूर है, आज नड्डा जी ने बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर के यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह, पंजाब के अंदर देख रहे हैं हम लोग कैसी पार्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के साथ फ्लरिश करने वाली पार्टीज जो है उनके साथ हमारा झगड़ा है। तो वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो केपेबल है उसको आगे आना चाहिए, वो अगर केपेबल है तो उसको आगे लाइए, लेकिन केपेबिलिटी देखते हुए आना चाहिए। राखी जी आपकी बात सुनी, आपको लगता है 25 किलोमीटर डेली पैदल चलने वाला बच्चा है अभी, विदेश में जाकर अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल भाषण देने वाला अभी बच्चा है, और दुष्यंत सिंह या पंकज सिंह ये जो है ये मैच्योर है, आपका ये कहना है? जनता सुन रही है आपकी पार्टी बात, के आला कमान नहीं है ना। सुनिए आप राहुल गांधी को, बीना जी अब आप सवाल पूछते तो जवाब भी सुना कीजिए ना। राहुल गांधी को आप दुष्यंत जी से या पंकज सिंह जी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी ने किसी भी पद पे ना होने के बाद भी, खड़गे साहब कहते हैं आला कमान से पूछेंगे क्या उनकी स्थिति ऐसी है, और फिजिकली कोई आप काम कर सकते हैं, उससे मेंटल लेवल का कोई कनेक्शन नहीं है। 25 किलोमीटर चलना और मेंटली स्टेबल होना ये दो अलग अलग चीजें हैं, और वो स्टेबिलिटी उनमें नहीं है। इसीलिए देश के बारे में जाकर बाहर ऊटपटांग बातें करते हैं। ये मेंटल स्टेबिलिटी की बात है, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि कौन देश के लिए काम कर सकता है। आज तक बताइए किन चीजों के लिए राहुल गांधी जी ने ऐसा काम किया? इतने साल हो गए, इतने बड़े पद पर मिलने, इतनी टीम लगी हुई है उनको ग्रूम करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाए क्योंकि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इशू है, बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग इशू होगा उसको कैसे भी आप टेक्निकल ठीक नहीं कर सकते, ये समस्या है। महिला राखी राठौड़ से हम शब्दों की गरिमा का भी अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल नहीं है उनमें। एक्चुअली क्या होता है, जब आप बोलते हैं ना कि अंदर में कुछ नहीं है, तो हम कैसे उसको लेकर के आएंगे? राखी जी आपकी बात हो गई है, आपकी बात हो गई राखी जी। अब ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, ये मुझे लगता है आप आगे ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, आपकी सजेशंस के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है मैम। वो अपना व्यू हो सकता है, मैंने कोई अपशब्द यूज नहीं किए, ना मेरी आदत है करने की। आपके सजेशन के लिए धन्यवाद। मैन्युफैक्चरिंग आप किसी व्यक्ति, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस की बेसिक मशीन नहीं है। आप उसको समझिए ना, दिमाग नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव दिमाग, नेगेटिव थॉट विल लीड टू योर नेगेटिव थिंग। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड्स फॉर कि आपका बेसिक क्राइटेरिया, आपकी बेसिक जो आप में कैपेबिलिटी है वो इस काबिल नहीं है कि आप पॉलिटिकली कोई काम कर सके। हर एक की अपनी आप एंकर है, मैं नहीं कर सकती है काम, ऐसा काम, इसीलिए तो जनता ने अपना अपना काम करता है। इसलिए इस चीज को, हर चीज को नेगेटिव तरीके से सोचना नहीं कीजिए। इसलिए तो जनता ने उन्हें घर बैठा दिया। तो इसलिए जनता को तय करने दीजिए। हम लोग रेगुलर उसमें ऐसा बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे कार्यक्रम में हमारे मेहमानों से शब्दों की गरिमा बनाए रखने। मैम ऐसा कोई शब्द नहीं था, ऐसा कोई शब्द नहीं था। मैं अपील करती हूँ कि आप आगे से ध्यान रखें। नहीं, मैंने कोई गलत बोला नहीं है मैम। आई एम सो सॉरी टू से, बट आई हैव नॉट स्पोकन एनीथिंग व्हिच इज ऑब्जेक्शनेबल। अब आप छोड़िए राखी जी। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। मेरे 2 वरिष्ठ मेहमान आप लोगों को सुन रहे हैं और पूरे देश की जनता भी आप लोगों को देख रही है। हम बहुत सुंदर ढंग से सभ्य भाषा में, सभ्य शब्दों के साथ भी अपनी बात को रख सकते हैं, जनता उसका ज्यादा सम्मान करती है। बहरहाल
प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में मुझे ये बताइए कि जो नेतृत्व की जंग आपके यहाँ थी वो पूरी तरह खत्म हो गई है? देखिए, हमारे यहाँ नेतृत्व का मुद्दा था ही नहीं। हमारे यहाँ राजनीतिक प्राथमिकताओं की बात को लेकर मतभेद जरूर थे, तो उसका पार्टी में सॉल्यूशन होता रहता है। पार्टी आला कमान से चर्चाएं होती हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक जिसका संदर्भ आप ले रही हैं उसमें अगर कोई विधायक है, आज राजस्थान में 200 विधायक है और मुख्यमंत्री सभी विधायक का मुख्यमंत्री होता है, अपनी पार्टी का नहीं होता है, तो सभी विधायक अपनी बात कह सकते हैं। जहां तक पार्टी के फोरम की बात है, तो पार्टी के फोरम में विधायक अपना नेता चुनते हैं और वही मुख्यमंत्री बनता है। तो राजनीतिक जो जो प्रतिबद्धता है उसमें विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसकी प्राथमिकता को उसको सूचित करने का अधिकार है, लेकिन निर्णय का लेने का अधिकार तो मुख्यमंत्री का ही है। और मान लीजिए कोई राजनीतिक मुद्दा भी है तो उसे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के प्रदेश नेतृत्व उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो मैं समझता हूँ इस प्रक्रिया में हम अंतिम चरण में हैं और निकट भविष्य में ही सब समाधान हो जाएगा और हम अगले विधानसभा चुनाव में बहुत सुदृढ़ और मजबूत तरीके से प्रदेश के आगामी चुनावों में जाएंगे और सरकार बनाएंगे, ये आशा मैं करता हूँ। जाना मजबूती से आपका काम है, तय करना जनता का काम है। जनता क्या तय करती है, आप लोगों को सुनने के बाद दोनों दलों के प्रति क्या धारणा बनाती है और किसको वोट देती है, यही अब अगले 4 महीने लगातार चर्चा का विषय रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर अपना समय देने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। आज की चर्चा में ये स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आया, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है राजस्थान में जब तक वसुंधरा राजे को लीडरशिप नेतृत्व आगे लाने का बीजेपी कदम नहीं उठाती है, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, जिन्होंने दशकों तक राजस्थान की राजनीति में अपनी कहीं न कहीं बड़ा योगदान दिया है। पत्रकारिता जगत में लोगों के बीच जाकर लोगों को सुना है, लोगों की नस को समझा है। अगर लोगों की नस को, जनता की नस को बीजेपी नहीं समझ पा रही है आज, और उसका नुकसान जिस तरह से आज जेपी नड्डा को खुद भरतपुर आना पड़ रहा है, न सिर्फ राजस्थान के एक संभाग में बल्कि दूसरे संभागों के कार्यालयों को भी यहाँ पर उद्घाटन किया। यानी कि मकसद साफ है, राजस्थान का किला कैसे फतेह किया जाए और इस किले को फतेह करने के जितने प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बड़ा कदम, बड़ा फैसला लेने में बीजेपी कितना समय लेती है देखना होगा। बहरहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।